दुनिया पुरस्कार चीज़ों और वाक़यात से भरी पड़ी है। साइंस की बेपनाह तरक्की के बावजूद बहुत सी ऐसी गुत्थियां हैं जो कई सदियां गुजरने के बाद भी सुलझ नहीं पाईं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं कुर्रतुल ऐन और आप देख रहे हैं रियल लाइफ टीवी। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करना ना भूलें ताकि मेरी आने वाली नई वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। आपने बहरी जहाज़ों, हवाई जहाज़ों या इंसानों की गुमशुदगी के बहुत से वाक़यात सुने होंगे, मगर आज जो वाक़यात मैं आपको सुनाने जा रही हूँ वो बहुत ही हैरत अंगेज हैं। जी हाँ, यहाँ कोई जहाज़ या इंसान नहीं बल्कि पूरे पूरे गांव गायब हो गए। पहले जो किस्सा मैं आपको सुनाऊंगी वो एंजिकुनी गांव का है। ये गांव लेक एंजिकुनी के किनारे वाक़ है। इससे पहले कि मैं ये किस्सा सुनाऊं, कुछ बातें क्लियर कर देना बेहतर है। पहले ख्याल किया जाता था कि ये कहानी फर्जी है क्योंकि इसकी कई कड़ियां मिसिंग थीं, मगर फिर 1930 में कुछ पुराने अखबारात सामने आए जिनमें इस गांव की गुमशुदगी की खबर मौजूद थी। ये कहानी है कनाडा के एक छोटे से गांव की जो कि एक सर्द तरीन इलाके नौनवट में वाक़ है। 1930 की एक सर्द रात में जो लाबेल, जो कि जानवरों की खालों का ताजिर था, एंजिकुनी गांव रात गुजारने के लिए आया। अक्सर ताजिर जिनका गुजर इस इलाके से होता था वहां रात गुजारने के लिए ठहर जाते थे। ताजिरों का कहना था कि एंजिकुनी के लोग निहायत मेहमान नवाज थे और उन्हें खुशदिली से खुशामदीद कहते थे। जो लाबेल इससे पहले भी एंजिकुनी में कई दफा रात को ठहर चुका था, मगर जब जो ने उस घर के सामने जिसमें वो पहले भी ठहर चुका था जाकर आवाज लगाई तो उसको कोई जवाब न मिला। ये काफी हैरत अंगेज बात थी। जो ने तकरीबन सब घरों के सामने जाकर पुकारा, मगर वहां कोई मौजूद ही नहीं था। जो को कुछ खतरे का एहसास हुआ तो वो घरों के अंदर दाखिल हो गया और ये देखकर उसकी हैरत की इंतहा नहीं रही कि लगता था गांव के लोग बहुत जल्दी में सब कुछ वैसे का वैसा ही छोड़कर कहीं चले गए हैं। जो लाबेल ने देखा कि घरों में कहीं कोई कमीज अधूरी सिली पड़ी थी, यहां तक कि सुई भी ऐसे मौजूद थी कि जैसे कोई अगला टांका लगाने वाला हो। अध जले चूल्हों पर खाना चढ़ा हुआ था और उनमें से धुआं उठ रहा था। पास ही जो लाबेल ने 7 मुर्दा कुत्ते भी देखे जो इतने कमजोर और लागिर थे कि लगता था उनकी मौत भूख से हुई है। उसने एक कब्र भी खुदी हुई देखी जो कि लगता था कुत्तों ने नहीं खोदी, क्योंकि कब्र के चारों तरफ से घेरे हुए पत्थर हिले तक नहीं थे। उसने फौरन रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस से राब्ता किया। पुलिस की टीम फौरन वहां पहुंची, मगर गुमशुदा लोगों का कोई सुराग न मिल सका। कोई नहीं जानता था कि आखिर इन लोगों के साथ क्या हुआ। उन्हें जमीन निगल गई या आसमान खा गया। इन सारी गुत्थियों को आज तक कोई नहीं सुलझा सका। हो सकता है कभी ना कभी ये हल हो जाएं, मगर अभी तक तो ये अनसॉल्व्ड मिस्ट्री हैं। अगला मुअम्मा रोनोक की नौआबादियाती कॉलोनी का है। ये अमेरिका की तारीख की एक कदीम तरीन मिस्ट्री है जिसके बारे में जानने के लिए हमें 1587 में जाना पड़ेगा, जब बरतानिया दूसरे ममालिक में नौआबादियां बना रहा था। जॉन वाइट, जो कि बरतानिया का नौआबादियाती गवर्नर था, एक बहरी जहाज में 115 अफराद को लेकर रोनोक आइलैंड पहुंचा, जो कि अमेरिका के शहर नॉर्थ कैरोलिना के साहिल पर वाक़ है। जॉन वाइट को अमेरिका में एक कॉलोनी आबाद करने का काम सौंपा गया था। जॉन जब अपना काफिला लेकर रोनोक पहुंचा तो उसे बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। मुकामी वहशी कबाइल उन्हें पसंद नहीं करते थे। वो नहीं चाहते थे कि बरतानवी उनकी जमीन पर कब्जा करें। नए आने वालों को इन कबाइल की तरफ से हमलों का खदशा था। इसके अलावा एक गैराबाद इलाके में खाने पीने की अशिया की फराहमी बहुत बड़ा चैलेंज था। जब सामान खत्म होने लगा तो जॉन ने वापस बरतानिया जाकर वहां से खाने पीने का सामान और दूसरी जरूरी अशिया लाने का फैसला किया। मगर जब वो बरतानिया पहुंचा तो बरतानिया और स्पेन के दरमियान बहरी जंग छिड़ गई। क्वीन एलिजाबेथ वन ने हुक्म जारी किया कि साहिल पर मौजूद तमाम जहाज इस जंग में हिस्सा लेंगे। यूं जॉन वाइट का जहाज भी जंग में शरीक हो गया और वो फौरन वापस ना जा सका। आखिरकार 1590 में वो वापस रोनोक पहुंचा तो वहां पहुंचकर उसकी हैरत की इंतहा नहीं रही जब उसने देखा कि वो तमाम लोग गायब हैं जिन्हें वो वहां छोड़कर गया था। आइलैंड पर झाड़ियां और घास बढ़ी हुई थी। ऐसा लगता था कि बहुत अरसे से यहाँ कोई आबाद ही नहीं है।
غائب ہونے والوں میں جان کی بیوی، بیٹی اور نومولود نواسی ورجینیا ڈیر بھی شامل تھیں۔ ورجینیا ڈیر امریکن کالونی میں پیدا ہونے والی پہلی برطانوی بچی تھی۔ جان وائٹ کو ایک درخت پر لفظ کروٹون کندہ کیا ہوا اور دوسرے پر CRO کھدا ہوا ملا۔ ان اشاروں سے جان وائٹ کا اندازہ تھا کہ وہ لوگ یہاں سے نقل مکانی کر کے کروٹون آئلینڈ میں جا بسے ہیں۔ جان وائٹ کے برطانیہ جانے سے پہلے ہی یہ طے ہو گیا تھا کہ اگر وہ لوگ اس کی غیر موجودگی میں کہیں جائیں گے تو اپنی اگلی منزل کا کوئی نشان چھوڑ کر جائیں گے، اور اگر انہیں زبردستی کہیں لے جایا جائے گا یا وہ کسی حملے کا شکار ہوں گے تو کراس کا نشان بنا کر جائیں گے۔ کراس کا نشان موجود نہیں تھا۔ جان وائٹ کو تسلی تھی کہ تمام لوگ رونوک چھوڑ کر بحفاظت کروٹون چلے گئے ہیں۔ اس نے کروٹون جانے کا ارادہ کیا، مگر جہاز کے اینکر میں کوئی خرابی ہو گئی جس کی وجہ سے وہاں جانا خطرناک ثابت ہو سکتا تھا، اسی لیے وہ واپس برطانیہ لوٹ گیا۔ مگر ایک بات اس کے دل میں کھٹکتی رہی کہ تمام لوگوں نے فیصلہ کیا تھا کہ اگر وہ یہاں سے نقل مکانی کریں گے تو آگے مین لینڈ کی طرف جائیں گے، جبکہ کروٹون ساؤتھ میں ایک چھوٹا سا جزیرہ تھا جہاں جانے کی کوئی وجہ اس کو سمجھ نہ آ سکی۔ برطانیہ لوٹنے کے 3 سال بعد یعنی 1593 میں جان وائٹ کا انتقال ہو گیا۔ رونوک سے لوٹنے کے بعد جان وائٹ بہت مایوس رہنے لگا تھا۔ اس نے اپنے ایک دوست رچرڈ کو آخری دنوں میں ایک خط لکھا کہ وہ تمام گمشدہ لوگوں کو خدا کے حوالے کرتا ہے اور امید کرتا ہے کہ وہ ان کی مدد اور حفاظت کرے۔ بعد میں وہاں جانے والے کئی نوآبادیاتی گروپس نے رونوک کے لوگوں کے بارے میں جاننے کی کوشش کی، مگر ان کا کوئی سراغ نہیں مل سکا۔ طرح طرح کی تھیوریز سامنے آتی رہیں۔ کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ وہ لوگ وحشی قبائل کے ہاتھوں مارے گئے، جبکہ کچھ سمجھتے ہیں کہ وہ جن کشتیوں میں جا رہے تھے وہ کسی حادثے کا شکار ہو گئیں۔ ایک تھیوری یہ بھی ہے کہ وہ لوگ کروٹون آئلینڈ کے قبیلے والوں کے ساتھ گھل مل گئے اور وہیں رہنے لگے، مگر ان میں سے کوئی بھی بات حتمی نہیں ہے۔ تقریباً 500 سال گزر جانے کے باوجود یہ آج بھی ایک معمہ ہی ہے۔ آرکیالوجسٹ آج بھی وہاں اس بات کی کھوج کے لیے جاتے ہیں کہ وہ جان سکے کہ ان گمشدہ لوگوں کے ساتھ آخر کیا ہوا۔ آپ کو میری ویڈیو کیسی لگی کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر کیجیے گا۔ اب آخر میں ایک چھوٹی سی بات، قلم ہمیشہ تلوار سے زیادہ طاقتور ہوتا ہے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے قرۃ العین کو اجازت دیجیے۔ اپنا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا بہت زیادہ خیال رکھیے۔